मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसे मंत्री परिषद और भाजपा विधायकों ने जन और युद्ध हितैषी बजट बताया। वहीं विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताते हुए इसे कर्ज का बजट बताया। मोहन सरकार ने 2025-26 का बजट किया पेश। बजट में प्रदेश सरकार ने युवाओं को दिया तोहफा। प्रदेश के 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा। 11 आयुर्वेदिक कॉलेज, 22 नए ITI खोलने की घोषणा। महिला, युवा और किसानों के लिए विशेष योजनाओं का किया ऐलान। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया। बजट पेश करने से पहले डिप्टी सीएम और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने घर पर विशेष पूजा अर्चना की और इसके बाद वह सूटकेस में बजट लेकर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के 1 घंटे 33 मिनट के बजट भाषण के बीच विपक्ष ने टोका टाकी की। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान शेरो शायरी भी सुनाई। बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन पुराने टैक्स में कोई रियायत भी नहीं दी गई है। खास बात तो यह है कि मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत 1,250 रुपए की राशि को बढ़ाने का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन इसे अटल पेंशन योजना से जोड़े जाने की बात जरूर कही गई है। बजट में मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। इसके अलावा 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। IIT इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना की जाएगी। साथ ही 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान की महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। प्रदेश में शासकीय व निजी क्षेत्र में 73 विश्वविद्यालय एवं लगभग 1,400 महाविद्यालय है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इन कॉलेजों में बहुसंकायी पाठ्यक्रमों में नवीनतम विषयों जैसे बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत राज्य सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। राज्य में उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए खरगोन, गुना और सागर में 3 नए शासकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। भवन विहीन महाविद्यालयों के लिए 133 नए भवनों की निर्माण तथा 192 महाविद्यालय भवनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी प्रचलित है। पीएम उषा परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों तथा 27 महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान तथा महिलाओं के समानता और समावेशन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल राशि रुपये 565 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं। IIT इंदौर, IIT जोधपुर एवं IIT दिल्ली के साथ किए गए MOU के माध्यम से इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हेतु प्रयोगशालाओं का विजिट, लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स के उपयोग, निःशुल्क इंटर्नशिप तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध हुए हैं। बाला बच्चन जी, अभी आपको चर्चा में अवसर मिलेगा। IIT इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस स्थापित किया जा रहा है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक संभाग में IIT के स्वरूप की मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना का भी हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष ITI विहीन 22 विकास खंडों में नवीन ITI प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में ITI की संख्या बढ़कर 958 तथा प्रशिक्षण क्षमता कुल 1,21,000 सीटों की हो गई है। विभिन्न ITI में जनजाति एवं परंपरागत कौशल, एक जिला एक उत्पाद से
संबंधित पाठ्यक्रम तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय ITI देवास, छिंदवाड़ा एवं धार में ग्रीन स्किलिंग की संबंधित पाठ्यक्रम जैसे सोलर टेक्नीशियन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में कौशल विकास के विस्तार तथा विविधता के उद्देश्य से लोक माता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। यह कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राज्य स्तरीय मंच के रूप में कार्य करेगा। खेल ऐसा माध्यम है जो युवाओं में अनुशासन, टीम भावना तथा साहस जैसे सद्गुणों का विकास कर उन्हें एक संकल्पवान व सफल जीवन प्रदान करता है। हमारी सरकार ने प्रदेश के शहरों के साथ साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की छुपी प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। खेलो इंडिया योजना के तहत उभरती प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमियों में 18 खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना, उपकरण व प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध है। प्रदेश में वर्तमान में 18 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 7 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक एवं 114 खेल स्टेडियम के अतिरिक्त 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक तथा 56 खेल स्टेडियम शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक सर्वसुलभ एवं सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना हेतु रुपये 25 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नवीन योजना परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन अंतर्गत प्रदेश के परंपरागत खेल तथा यथा कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, शतरंज, कुश्ती, तीरंदाजी, गदा, पिट्ठू, कंचे आदि की प्रतियोगिताओं का आयोजन समस्त विकास खंडों में भारत सरकार एवं NIS पटियाला के तत्वाधान में किया जाएगा। कृषक कल्याण महोदय, कृषि अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से जनता को खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती एवं किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। पिछला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया था। हमारी सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के माध्यम से श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है। मध्य प्रदेश सरकार कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु कृत संकल्पित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसान परिवारों को 6,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा भी कृषकों को राशि रुपये 6,000 प्रतिवर्ष का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान योजना में इस वर्ष रुपये 5,220 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत परंपरागत रूप से 1 या 2 फसलें ले रहे हैं। किसानों को फसल विविधीकरण में पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु सहायक फसलें लेने पर राज्य सरकार द्वारा शेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको बजट कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तथा कीट प्रबंधन जैसे विषयों पर नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के लिए रुपये कुल 40 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड में रुपये 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष के प्रावधान की अपेक्षा 2 गुना से अधिक है। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत को निरंतर रखा गया है, जिससे लगभग 37 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस मद में रुपये 19,208 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2 करोड़ 42 लाख प्रकरणों में रुपये 29,555 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु वर्ष 2025-26 में रुपये 2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु कृषि पंप विद्युत कनेक्शन की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर
व्यय में कमी होगी। साथ ही अतिशेष सौर ऊर्जा को ग्रिड में स्थानांतरित करने से किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बनेंगे। इस हेतु नवीन योजना प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें वर्ष 2025-26 में रुपये 447 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश के किसानों को फसलों के समर्थन मूल्य का लाभ उपलब्ध कराने हेतु रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 6,13,000 किसानों से 48,38,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रुपये 11,600 करोड़ का भुगतान किसानों के बैंक खातों में किया गया। इसके अतिरिक्त रुपये 624 करोड़ 92 लाख का बोनस भुगतान भी किया गया। वहीं बजट पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन कर इसे निराशाजनक और कर्ज की पोटली वाला बजट बताया। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि बजट में युवाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं? गरीब के लिए, अन्नदाता के लिए, युवा के लिए, के लिए सरकार दावा कर रही है। अन्नदाता को बिजली नहीं, अन्नदाता को पानी नहीं, अन्नदाता को किसान का जो ट्रैक्टर और उसके काम है वो नहीं, समय पर खाद नहीं। ये कैसी सरकार है? ये कर्ज पोटली है ना, ये जनता के मूड पर है। ये कर्ज जनता के सर पर बढ़ रहा है। विधानसभा में पोटली लेकर तो आगे कहाँ जाओगे? पोटली लेकर गले में क्या डाल दिया आपने? ये कर्जे में ये चैन जो है ना, कर्ज में बंधन बना रखा है सरकार ने। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्ज का बजट ला रही है, जिसके अंदर राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट था, कोई प्रदेश के युवाओं के लिए कोई नई नीति नहीं। किसान को मजबूत कैसे होगा, आर्थिक संपन्न कैसे होगा? आप उसको समय पे कर्ज नहीं दे पाते हो। आप समय पे उसकी रियायतें देना बिजली के अंदर वो नहीं दे पाते हो। युवाओं को आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हो। तो इसका स्पष्ट है कि सरकार कर्ज में डूबी हुई है और प्रति व्यक्ति 50,000 का कर्जा है। तो मैं समझता हूँ कि 50,000 का कर्जा हर व्यक्ति पे, जब प्रदेश की सरकार पे कर्ज है, आम जनता पे कर्ज है, तो कैसे आप युवाओं को नौकरी देंगे? कैसे आप दलित और आदिवासी छात्र छात्राओं को आप छात्रवृत्ति देंगे? तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये ब्रांडिंग की सरकार है। बड़ी ग्लोबल मीट कराती है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन प्रदेश के दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के लिए इनके पास बजट नहीं है। उनके विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए बजट नहीं है, किसान के लिए बजट नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी विधायक दल इसका विरोध करती है कि कर्ज के बजट का, जो सरकार कर्ज लेके घी पी रही है। ये बजट झूठ और लूट का है, झूठे आंकड़ों का पुलिंदा है। इससे मध्य प्रदेश की जनता का कोई सरोकार नहीं है। ना किसानों के गेहूं और धान के दाम बढ़ाने की बात की है, ना लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने की बात की है, ना युवाओं के रोजगार की बात की है। सिर्फ मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में उज्जैन से आता हूँ, सेहत जैसा महापर्व होना है, अपनी ब्रांडिंग में मुख्यमंत्री जी पैसा खर्च करते हैं, पूरी सरकार खर्च कर रही है, लेकिन ना तो उज्जैन के विषय में कोई चर्चा है, ना मध्य प्रदेश में जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन, हर क्षेत्र में सिर्फ झूठे आंकड़े। हम सब लोगों ने वॉकआउट किया और इस बजट का हम विरोध करते हैं। आपकी नज़र में ये जो बजट अभी तक पेश हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा देखने को आपको मिल रही है। माइक बंद कर दिए हैं, कैमरे बंद कर दिए विपक्ष के, कि विपक्ष उसको बोल ही नहीं पाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ को विधानसभा में भी दबाने के लिए माइक बंद कर दिए और कैमरे बंद कर दिए हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट होता है कि जो बजट ये लाए हैं ये किसान नौजवानों के हित में नहीं है, मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। इसलिए कांग्रेस के विधायकों के माइक बंद किए और कैमरे बंद किए। दूसरा, दरभंगा के जो महापौर हैं, जो हमारा उनका फरमान आया है कि जुमे की नमाज का समय नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि होली वाले मस्जिद से दूरी बना के रखें। यानी जिस प्रकार से ये जो होली और जुमा एक साथ पड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से सोच रही है कि इस भारतवर्ष में जो अमन शांति बनी हुई है वो कैसे ख़त्म हो। इसके लिए ये नए तरीके लाते हैं कि फलानी दरगाह तोड़ दो होली पे, जब अभी किसी ऐसा माहौल ही नहीं बना। अगर माहौल बनता तब बात करते, पर ऐसा माहौल मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, देश में बनाया जा रहा है कि होली पे कुछ ना कुछ ऊधम हो, जिससे कि हिंदू मुसलमान करके हम फिर से सरकार बनाएं। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक प्रेरित किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू समाज को ये प्रेरित किया जा रहा है कि मुस्लिम होली में नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या भारतवर्ष में पहले होली नहीं होती थी? क्या मुस्लिमों ने कहीं रोका?
पर ये सिर्फ एक पूरा एक ड्रामाबाजी करके और ये खुद षड्यंत्र करके अमन शांति खत्म करना चाहती है। वहीं कांग्रेस विधायकों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, विश्वास सारंग, तुलसीराम सिलावट ने बजट को जनहितैषी और लोक हितैषी बजट बताया। सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, साथ ही किसी भी टैक्स में वृद्धि नहीं की। बजट को समग्र विकास और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट बताया। निरर्थक बात है और विपक्ष मुझे लगता है कि विचलित हो रहा है। वो याद करे 2003 के समय को, उस समय जब मध्य प्रदेश में सरकार थी, उस समय सरकार का क्या हाल था और बजट का क्या आकार था। उनके सारे कार्यकाल का आकार उठा करके देखें और अभी का आकार उठा करके देखें, और जो मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि अगर आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि वो केवल उनकी बौखलाहट है। वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस समय की सरकार में रहा है। आज की सरकार ने जो काम किए वो जनता उसके लिए श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। आर्थिक स्थिति देखिए, बजट बहुत ही अच्छा है। इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं सबका पर्याप्त ध्यान रखा गया है और खास करके यह बजट जिस विकसित भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और जिस विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हैं, उस विकसित मध्य प्रदेश के लिए पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त राशि दी गई है। खास करके सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़कों के क्षेत्र में। जिस प्रदेश का स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें अच्छी होती हैं वहाँ निश्चित रूप से विकास होता है। और धार्मिक स्थल की बात करें तो सहस्त्र के लिए 2000 करोड़ रुपया की व्यवस्था इस बजट में हुई है। हमारे सहस्त्र भी ऐतिहासिक होगा और ये बहुत बड़ी बात है। जनहितैषी, लोक हितैषी बजट। किसी भी तरह के करों में कोई वृद्धि नहीं की गई, यानी मध्य प्रदेश की जनता को पूरे तौर पर करों से राहत में रखा गया है। समाज के हर वर्ग की चिंता की गई है। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना, राष्ट्रीय रक्षा परिसर की स्थापना के साथ साथ प्रदेश विकास के दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी मात्रा में बजट के प्रावधान बढ़ाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास के लिए आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पर्याप्त संभावनाओं की व्यवस्था इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री ने रखी है। ज्ञान पर पूरा ध्यान, विकास और कल्याण का अविरल अभियान। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार का ये बजट, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का ये बजट मध्य प्रदेश की नई इबारत लिखेगा। क्या गरीब, क्या युवा, क्या नारी, क्या अन्नदाता, हर एक क्षेत्र के विकास, ग्रामीण विकास से लेकर शहर का विकास, हर वर्ग का कल्याण, युवाओं के लिए विशेष सरकार की योजनाएं, खेल के बढ़ावे के लिए हर एक विधानसभा में स्टेडियम की सौगात, शायद देश में पहली बार ऐसा होगा। हर एक क्षेत्र में विकास के नए अभियान। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा है, उसको प्रतिपादित करते हुए निश्चित रूप से 2047 में ये जो हिंदुस्तान, विकसित हिंदुस्तान बनेगा, उसमें मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी और वो इस बजट से निर्धारित होगी। पर विपक्ष इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावे का बजट है। अब बजट, अब आप क्या उनसे ऐसी सात्विकता की अपेक्षा कर सकते हो कि वो इतने अच्छे बजट की तारीफ करें? उन्हें तो टंगड़ी अड़ाना है और बुराई करना है। पर ध्यान रखिए, ऐसी नकारात्मक राजनीति के कारण ही कांग्रेस यहाँ तक पहुँची है और आगे देखिए और किस स्थिति में, दयनीय स्थिति में कांग्रेस पहुँचेगी। अन्नदाता, गरीब, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, और आप जानते हैं कि हमारा ये
प्रदेश कृषि पर आधारित है। सिंचाई में आने वाले वर्षों में हम 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है। मैं मोहन यादव जी को, वित्त मंत्री जी को, पूरे मध्य प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। देखिए, बजट में आप देख रहे हैं कि पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दोनों के बजट में जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने बढ़ा है बजट, वो अपने आप में बताता है कि हम पर्यटन को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर, संस्कृति विभाग को लेकर कितने कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने। इसके लिए बजट मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगा। एमपी बजट में हर विधानसभा क्षेत्र में सभी सुविधाओं से लैस स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जनजाति वर्ग के 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजेंगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।